हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूनिट 10 की फोर्थ अन्य गद्य विधाएं में प्रेमचंद घर में शिवरानी, जिसकी लेखक हैं। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। इसका प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। तो प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था? अजायब राय, और माता का नाम आनंदी देवी। प्रेमचंद को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय नाम दिया। मुंशी नवाब राय किसने नाम दिया था प्रेमचंद को? उनके चाचा ने। और पिताजी ने कौन सा नाम दिया था? मुंशी धनपत राय। इन्होंने मर्यादा, हंस तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमा। किंतु इस पुस्तक के अनुसार इसका पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है। किस पुस्तक के अनुसार? जो शिवरानी देवी इनकी प्रेमचंद घर में जो जीवनी लिख रही है उसके आधार पर, जो 1905 में प्रयाग से छपा, जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया। इनके दो बेटे श्रीपत राय धुन्नु तथा अमृत राय बन्नु थे। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। प्रेमचंद जी किससे प्रभावित थे? किसके विचारों से? तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया गया है। तो शिवरानी देवी ने जो पुस्तक लिखी है प्रेमचंद के जीवन, संपूर्ण जीवन से संबंधित, उस पुस्तक में कितने भाग हैं? 88 भागों में दिखाया। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा। जो पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है वो किसने लिखी थी? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और आमुख जो शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी का सारांश है। कहानी से संबंधित आए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जितनी गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है उतनी ही निजी जीवन में भी मिलती है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस जिले के लमई गांव में 31 जुलाई 1888 ईस्वी में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस के जिला था एक, जो लमई गांव में पड़ता है, और 31 जुलाई 1888 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद अपने पिता अजायब राय के एकमात्र पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थीं। प्रेमचंद की कितनी बहनें थीं? 3, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के ही थे तब उनकी माता का भी निधन हो गया। पिता की बदली होते रहने के कारण इन्हें बार बार स्थान बदलते रहना पड़ता था। पिता ने दूसरी शादी की और घर में भी माता आई, जिन्हें वो चाची कहते थे। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। किसके प्रति? प्रेमचंद जी के। फिर भी ये चाची का सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी। रोज की लड़ाई झगड़े से ऊबकर प्रेमचंद ने उसको उसके घर पहुंचा दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली। इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक का वर्णन लिखा गया है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे। उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। पतंग उड़ाने का शौक किसे था? प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती है, रोज सुबह 4 बजे जगकर वो घूमने जाते थे। आकर हुक्का पीते, नाश्ते में जो भी मिलता खाकर लिखने बैठ जाते। वो हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते थे। वो स्वभाव से ही संवेदनशील तथा भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था। वो हर व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वह घर का नौकर ही क्यों न हो। इंपॉर्टेंट कथन है। प्रेमचंद ने अपने जीवन के विभिन्न पदों पर कार्य किया, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखक और संपादन। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में किन किन पदों पर कार्य किया और किस पर नहीं। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो जिनमें होगा मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखक और संपादन। वे अपने घर गृहस्थी के अनेक कष्टों से जूझते हुए अपने लेखन कार्य करते रहे।
करते रहते थे। वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि जीवन के एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद विचारों से काफी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया, क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीज दान में दी जा सकती है, जानदार चीजों में तो गो ही दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसे, यह मुझे पसंद नहीं। प्रेमचंद होली, दिवाली आदि त्योहारों को बहुत खुशी से मनाते थे और दिखावे और फालतू खर्च में विश्वास नहीं करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे लेखक है जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया था। तो थे कौन थे? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी किन त्योहारों से बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे? होली और दिवाली। प्रेमचंद हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए। प्रेमचंद हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहते। वह खुद को भी मजदूर ही मानते थे। वह स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत बीमार होने पर मंगल सूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान रचनाकार की मृत्यु हो गई। विशेष है जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तीनों बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे। प्रेमचंद को किस नाम से पुकारते थे? तेतर। विजय बहादुर विमाता चाची का भाई था। कजागी जो एक नौकर था। बड़े बाबू जो पिता के दोस्त थे। घी के साथ शक्कर अच्छा लगता था। गुड़ खाना इन्हें बहुत पसंद था। अपनी पहली शादी में वे इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बांस खुद काटे थे। पहला विवाह बस्ती जिले की मेहदावल तहसील में रामपुर गांव में हुआ था। पहली पत्नी उम्र में बड़ी और देखने में बदसूरत थी। इलाहाबाद जाने पर 10 रुपए मिलते थे, जिसमें 7 रुपए वे घर भेजते और 5 रुपए का ट्यूशन पढ़ाकर कुल 8 रुपए में अपना गुजर बसर करते थे। शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई और 3-4 महीने बाद ही वह विधवा हो गई। मुंशी देवी प्रसाद शिवरानी देवी के पिता थे। कमला प्रेमचंद की पुत्री थी। प्रेमा उपन्यास नाम बाद में विभव हो गया। प्रेमा उपन्यास का पहला नाम प्रेमा था और बाद में विभव हो गया था। शिवरानी देवी की पहली कहानी साइंस साहस चांद नामक पत्रिका में छपी थी। तो शिवरानी देवी की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी? साहस। जो पहली कहानी थी शिवरानी देवी की पहली कहानी कौन सी थी? साहस। और किस पत्रिका में छपी थी? ये चांद नामक पत्रिका में छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र देखकर मालूम हुआ था। इस रचना में प्रेमचंद ने अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए, जैसे उनके जीवन में 2 पत्नी के होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ और भी संबंध था। नेक्स्ट है, उनकी इस जीवनी में स्थान स्थान पर उनकी रचना संदर्भ मिलता, जैसे कजाकी, गुल्ली डंडा, रामलीला आदि कहानियों का वर्णन भी है। प्रमुख उदाहरण है, इंपोर्टेंट है, उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। ये कौन कह रहे हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उसका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है। यद्यपि प्रेमचंद जी काफी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चले रहे, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा। तो ये कथन कौन लिख रहे हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी लिख रहे हैं। किसके बारे में? प्रेमचंद जी। और किससे कहते हुए लिख रहे हैं? श्रद्धांजलि देते से। भले ही कुछ मनचले लेखक को अपने प्रेमचंद या गोरकी के मुकाबले का समझे, पर यह उनकी अमान्यता ही है। प्रेमचंद अद्वितीय थे और चिरकाल तक अद्वितीय ही रहेंगे। वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही
और भविष्य में भी वह गोद सुनी न होगी। प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे और उनसे इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई अपनी बराबरी नहीं कर सकता। श्रद्धांजलि से कहते हैं, शिवरानी जी प्रेमचंद जी की पूरक थी। उनकी कोरम कोर छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में वे प्रेमचंद जी से कभी कभी 21 ही बैठती हैं, 19 नहीं। जनवरी 1932 में विशाल भारत में लिखा था कि हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। संभवतः उसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और जिनके व्यक्तित्व में वह लोह दृढ़ता भी नहीं, जो उन्हें साधारण कोटि के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। श्रद्धांजलि से कहते हैं। नेक्स्ट कथन है, उन्हीं के शब्दों में, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। किसके? बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में ही। और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था, दुख में और सुख में। मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। ये कथन है शिवरानी देवी जी का। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है। चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए, हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाजा लगाने का मौका मिला। ये कथन किसका? शिवरानी जी बता रही हैं। किससे? आमुख से। स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक भाव न हो तब तक किसी से प्यार या पालन कुछ भी संभव नहीं। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा, वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस। आमुख। साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है कि इस पुस्तक से कुछ निराशा ही हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ। आमुख से कहती है, इसके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुष से तेज रहती हैं। यह तो अच्छी रही। मरे को मारे सहा मदार, बड़े से दबना, छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। शिवरानी देवी कहती है प्रेमचंद से, यह तुम्हारी बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नियत से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ देने में मुझे कुछ मिलेगा। मैं सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। प्रेमचंद जी कहते हैं शिवरानी देवी से, महोबे में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक घर में बजाती गाती जाती हैं और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती हैं, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती हैं। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती हैं। मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। यह तो हमेशा की बात है कि जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। प्रेमचंद जी कहते हैं शिवरानी देवी से। नेक्स्ट कथन है, मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी कहानी लिखूं। हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था, पर मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती और उन्हें दिखाती भी नहीं थी। शिवरानी देवी कहती हैं, यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठाक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा न होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना न करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे वैसे कलेजे पर छुरियां सी चली जाती हैं। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से है, सब वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। नेक्स्ट कथन है, यह सन 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। धीमर ने फांसियों अभी दीन हीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि परवीन। पंडित मनन द्विवेदी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है,
जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान समझती हो, वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए, बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो क्या यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वह अंग्रेजों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है, और उसी से देख देख कर हमारे देश के नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम हो रहा है। प्यादा से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, ऐसे प्रकाशकों की जरूरत नहीं है कि वे अपने ही पेट भरे। लेखकों को कुछ मिलना चाहिए। एकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, न प्रकाशकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध न होगा तब तक तुम कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से। नेक्स्ट कथन, जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका सहज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। मैं बोली तो यह क्या जरूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए। आप बोले इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीजों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य और समाज राजनीति, साहित्य समाज और राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों का समूह को ही तो कहते हैं। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है, वह आदमियों पर ही होता है, न कि राजनीति में जो सुख दुख है वह भी आदमियों पर पड़ता है। साहित्य से लोगों का विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है, और इन सब तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण आदमी ही है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, दलील की यह कोई बात नहीं है। इसके माने कि दुनिया में से महात्मा गांधी को सबसे बड़ा महान मानता हूँ। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। प्रेमचंद शिवरानी देवी से कह रहे हैं। पहले स्त्रियों को पुरुषों ने दबाया, जब स्त्रियां कमजोर हो गई तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तवान हर्जाना हम लोगों को देना पड़ रहा है। प्रेमचंद जी कहते हैं शिवरानी देवी से, मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के ही नहीं उठा सकता। फिर मैं तो तुमसे अलग अपने को समझता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में न लगेगा तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी कल्याण होगा। प्रेमचंद जी कहते हैं शिवरानी देवी से, तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। तब मानने न मानने का सवाल ही रह नहीं जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज धर्म पर छोड़ी जाती है वह मुर्दा है, उनका होना न होना दोनों के बराबर हो जाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, कोई जमाना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में खरपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है तो उनको भी काफी लड़ाई लड़नी होगी। आखिर में गांधी की ही विजय होगी। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, हाँ, तुम्हारे लिए जरूरी है कि पुरुष खुद मजबूर बन सकता है, मगर अपने घर में स्त्री को मजदूरनी बनाना पसंद नहीं करता। अब उधर चाहे जो कुछ हो, मगर पहले अंग्रेजों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, स्त्रियां नौकरियां करने लगी हैं, मगर वह अच्छा नहीं। मैं इसको अच्छा नहीं समझता।
अब इसका नतीजा क्या हो रहा है कि अब पुरुष और स्त्री दोनों नौकरियां करने लगेंगे, तब उनके मान का क्या, रुपये ज्यादा आ जाएंगे। उसी का तो यह फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखे रहते हैं। जब उन बिचारियों की जरूरत होती है तो उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि दोनों कमाएं। शिवरानी देवी कहती है प्रेमचंद से, स्त्रियां शिक्षित हो और उसके साथ साथ स्त्रियों को वह अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। जब तक सब स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर न मिल जाएंगे, तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से। नेक्स्ट कथन है, सिद्धांत भी कोई चीज होती है और चीजों से आदमी अपने हाथों से बनाता है। चीजों को आदमी अपने हाथ से बनाता है, उसमें कुछ प्रेम भी तो हो जाता है। जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है, तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों का तुम करती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वे आराम ही देंगे। मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत हो जाती है, और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग दिन रात कौन सा त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है, और मैं कहता हूँ कि सन्यासी का क्या त्याग करेगा। अच्छे से अच्छा खाता है, बेफिक्र रहता है, न बसने की खुशी न मरने का गम। कहाँ क्या होता है इसकी उसे फिक्र नहीं। और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है उसकी सुनो। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, दिया होता है उसका काम है रोशनी करना, सो वह करता है। उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कोई बहस नहीं। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी तब तक वह अपना काम करता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा तब ठंडा हो जाएगा। तब उस ठंडे चिराग से न तो तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया, और न वही तुमको ढूंढने आता है। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, मैं तुम मैं उनकी बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती थी और आंखों से आंसू गिरते जाते थे। उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमजोर हो रहा था। इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती, जाने कितनी मूर्तियां खो गई। इसे बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज स्थायी नहीं है तो मनुष्य की कैसी होगी। यह एक तमाशा है। मनुष्य कोई चीज नहीं होता। बार बार मेरे अंदर यही सवाल नाच रहा था। दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता है। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वे हाथ मलते रहते हैं। हाँ, वह स्थायी तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। जो मिलने वाली चीज है वह अपनी नहीं है, आज है कल नहीं। हाँ, अपना दर्द ही मरते दम तक साथ देता है। पहले ये बातें रोजमर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ कहाँ से पहुंच जाता है, इसको कभी कोई भूलकर भी नहीं सोचता था। अब उससे कहीं ज्यादा दर्द उन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं। समय सब कुछ करा देता लेता है। इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसा समय खिलाता है इंसान उसी तरह खेलता है। उसी में मैं भी एक हूँ। उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। इसका प्रेमचंद है, नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की जरूरत होती है तो नौकर को तुम्हारी, दोनों को एक सी जरूरत होती है। ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते हैं। कौन समझाते हैं? प्रेमचंद जी। नेक्स्ट कथन है, तुम गलती करती हो रानी। लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है। उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता, और लोग जो तपस्या करते हैं वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता। प्रेमचंद का कथन है, शिवरानी से कहते हैं। यहाँ पे शिवरानी और प्रेमचंद की बातचीत चल रही है। आदमी अपने को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है तथा सबसे ज्यादा शक्तिमान समझता है। अपने को प्रेमी और कोमल समझता है।
होता उसका उल्टा है। अकल की तो यह हालत है कि जिस्म के अंदर का पता नहीं पाते कब क्या हो जाएगा, इसका कुछ ठिकाना नहीं। शक्ति की यह हालत है कि सब कुछ आंखों के सामने होता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते, खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से। नेक्स्ट है, मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। नेक्स्ट कथन है, मैंने कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, जब तुमने मेरा ठेका लिया है तब मेरा रहा ही क्या, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर हम तुम दोनों एक नाव के यात्री हैं, हमारा तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से। मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा पाठकों, आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बच रही है। मैं न कोई लेखिका हूँ न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ हो सका तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। शिवरानी देवी कहती हैं, जिस चीज को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू के बाहर की बात है। नेक्स्ट कहानी है यहाँ से दूसरी अन्य गदविधाओं में। एक कहानी यह भी, इसकी लेखिका है मनु भंडारी। यह हिंदी की प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी जी की भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंधों और उनकी रचनाओं के नेपथ्य के सृजनात्मक सूत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। यह 2 भागों में प्रकाशित है, जो इस प्रकार है। मनु भंडारी कहानी की पृष्ठभूमि। पुस्तक के स्पष्टीकरण के संबंध में स्व मनु भंडारी लिखती हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। अब जब मनु भंडारी अपनी ये रचना लिख रही है तो वे कह रही हैं कि मैं लिखने से पहले ये स्पष्ट कर देती हूँ कि ये मेरी आत्मकथा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी है भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेख के व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आत्मपरक शैली में लिखी ये एक कहानी है भी के केंद्र में संबंध और लेखक के जीवन की जटिलताएं अपनी कई स्थितियों को समेटे हुए उभरकर सामने आती है। कहानी का सारांश, मनु भंडारी हिंदी साहित्य जगत की मूर्धन्य पत्रकार रही, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। बकौल मनु परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। मन्नू के पिता एक बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। लेखिका की अपने पिता से किस कारण गाय बजाय ठनती रहती थी, यानी कि अपने पिता से वाद विवाद होता रहता था। लेखिका के अनुसार उनका घर राजनीतिक रूप से व्यस्त घर था, जहां तमाम वाद विवाद, बहस और चर्चाएं होती रहती थी, और इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। सन 1942 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच के दौर बड़ा उथल पुथल का था। लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल के आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़ी। इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि लेखिका की शिक्षिका का क्या नाम था, तो शीला अग्रवाल ने उन्हें आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया था। किसे? मनु भंडारी को। पिताजी पहले पहल तो क्रोधित हुए और बाद में मनु का अपने कॉलेज में प्रभाव देखकर गर्वित भी हुए। लेखिका मनु ने साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश कराने का श्रेय अपनी अध्यापिका, जो मनु की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल को दिया, कि उनकी प्रेरणा से वे साहित्य लेखन में प्रेरित हुई लिखने के लिए। शीला जी का अजमेर छूटते ही मनु भी अपनी बहन सुशीला, मनु की बहन का क्या नाम था? सुशीला, के पास कलकत्ता चली गई और वहां उन्होंने बीए पास की। बहन सुशीला के संबंध में वे लिखती हैं कि कलकत्ता में सुशीला ने जो जब तब मेरे अस्तित्व को ही बचाया।
बनारस से एमए की डिग्री के दौरान मनु ने बालीगंज शिक्षा सदन में बतौर शिक्षक पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो मनु ने कहाँ पढ़ाना शुरू किया था? बालीगंज शिक्षा सदन में शिक्षक के पद पर। इंपॉर्टेंट है। इस सदन की मुखिया पुष्पमयी बास ने ही मनु के व्यक्तित्व को बनाया और संवारा। लेखिका ने यही अपनी पहली कहानी भी लिखी और इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से इनका परिचय हुआ। लेखिका मानती है कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं आए। खैर, राजेंद्र से परिचय का क्रम बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बदल गया। लेखिका के अनुसार यहीं से उनके व्यक्तित्व का विभाजन भी हुआ, एक पत्नी का और एक लेखिका का। शादी के बाद मनु भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। बकौल मनु और राजेंद्र उन्हें लेकर बेहद लापरवाह थे, केवल अपनी पसंदानुसार जीवन जीते रहे। कई बार की वह उनकी पुत्री बीमार हुई, लेकिन अधिकांश राजेंद्र ने उसकी सुध नहीं ली। मनु लिखती है कि कई बार वे इस संबंध को तोड़ देना चाहती थी, पर पिता के विरुद्ध जाकर किए गए विवाह का असफल होना तथा पुत्री टिंकू रचना का बंटी बन जाना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। उनकी पुत्री का क्या नाम था? टिंकू। मनु की यह कहानी कई मायनों में पुरुष की मानसिकता की पोल खोलती है। राजेंद्र को प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि वह अखंड और डोमिनेटिंग थी। यह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका ही केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। मनु भंडारी ने अपनी लेखिकीय जीवन यात्रा की भी विशद चर्चा इस कहानी में की है, जिसमें लेखिकीय संबंधों के खराब होने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने वाले रचनाकारों का भी जिक्र है। मनु भंडारी ने इस कृति के माध्यम से अपनी लेखिकीय जीवन के संघर्ष के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में संबंधों के उतार चढ़ाव भी पर्याप्त प्रकाश डाला। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस आत्म प्रकृति में आजादी के उत्तरार्ध के दौरान के साथ 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 आपातकाल का भी जिक्र हुआ है। आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी और सरकार लेखकों को प्रलोभन देकर अपने तरफ करने लगी। मनु भंडारी को भी पद्मश्री का लालच मिला, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मनु 1 इंच मुस्कान का पूर्णतः अपनी कृति बताती है। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान नाम मात्र था। दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु और स्त्री सुबोधनी आदि कहानियों का जिक्र भी इस कृति में किया गया। एक वृद्ध महिला का हिंदी न जानते हुए भी अपनी पोतियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी फूटी हिंदी में करते देख मनु भंडारी लेखिका आश्चर्य से भर जाती है। उज्जैन में लेखिका प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई। तो उज्जैन में लेखिका किस निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई थी? सृजन पीठ के, प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई। इसमें राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश और कमलेश्वर संग उनके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डाला गया है। संपादक है लेखक के संबंधों एवं जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।